दोस्तों नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 7 बज चुके हैं और आपकी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। आइए क्लास को एंजॉय करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में क्यों होता है। कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको मेरे द्वारा वहां पर प्रोवाइड करवाई गई थी। प्रीवियस क्लास मैंने आपको यह बताया था कि प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है। तो आपने कहा कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। और आमाशय में क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आमाशय में इसलिए होता है क्योंकि आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कल दे दिया था। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल्स, म्यूकोस सेल। ऑक्जेंटिक सेल से HCl बनता है, चीफ सेल से पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन बनता है और म्यूकोस सेल से म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। इतनी जानकारी कल आपको दी गई थी। अब हम लोग उसके आगे आज पढ़ेंगे, तो याद करिएगा कल का लेक्चर और उसी के आगे से हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि जो चीफ सेल होता है वहां से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। अब याद करिए मैंने कहा था कि ये जो पेप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। प्रश्न ये है कि इसे हमें एक्टिवेट करना है। ये क्या है? इनएक्टिव, एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? HCl, कल बताया था मैंने। तो इस पेप्सिनोजन को मैंने यहां पर लिख दिया एक्टिवेटेड बाय HCl, एक्टिवेटेड बाय HCl। और ये बदल गया किसमें? पेप्सिन में। अब पेप्सिन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। समझ में आया? क्या आपको इसको ऐसे ही लिखने में समझ में आ गया है कि पेप्सिनोजन एक्टिवेटेड बाय पेप्सिन? समझ में आ गया। यानी कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है कौन? HCl। इसका मतलब यह है। अब जब पेप्सिन एक्टिव हो गया तो करेगा क्या कि ये प्रोटीन को पचा करके पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन्स में परिवर्तित कर दे रहा है, प्लस पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो प्रोटीन है उसका पाचन किसमें हो गया? पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में प्रोटीन को क्या कर दिया गया? पचा दिया गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट प्रोरेनिन। ये क्या है? इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। हमें इसे भी एक्टिवेट करना है। इसको भी एक्टिवेट कौन करेगा? HCl ही करता है इसको भी एक्टिवेट। तो वो यहां पर मैंने लिख दिया एक्टिवेटेड बाय HCl।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने इसको एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, केसिन प्रोटीन जो कि दूध में पाया जाता है। आपसे सवाल ये बहुत पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन पचाता है इसको, रेनिन एंजाइम पचाता है। तो इस केसिन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम, RENNIN, रेनिन, रेनिन एंजाइम इसे कैल्शियम पैरा कैसिनेट में पचा देता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में इसे पचा दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर हो गया, आमाशय में हो गया। समझ में आया? उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि पाचन का मतलब होता है भोजन का विखंडन करना, फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन करना, विखंडित करना भोजन को। तो प्रोटीन है, प्रोटीन को विखंडित कर दिया गया पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में, और केसिन प्रोटीन को विखंडित कर दिया गया कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया है। अब हम लोग पेज को चेंज करेंगे। नोट में यहां पर एक पॉइंट आप लिखिएगा। देखिए, आमाशय में श्लेष्म म्यूकस, इंग्लिश में एंटा एसिड, यहां पर एंटा एसिड, एंटी एसिड नहीं, एंटा एसिड यानी एसिड का विरोधी, एसिड का दुश्मन। तो एसिड का दुश्मन कौन होता है, क्षार होता है। अम्ल को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है, अम्ल को अगर हमें उदासीन बनाना है, तो उसमें हमें क्या मिलाना पड़ता है, क्षार मिलाना पड़ता है। तो एंटा एसिड की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है तथा HCl के हानिकारक प्रभाव से HCl के हानिकारक प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये था आमाशय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आमाशय में श्लेष्म एंटा एसिड की तरह व्यवहार करता है तथा HCl के हानिकारक प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पेज को मैं फिर से चेंज करूंगा और आमाशय के बाद जिसका नंबर आता है, किसका आता है, छोटी आंता, स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर आता है। तो अब हम लोग छोटी आंत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो हेडिंग बना लीजिए छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, ये जो छोटी आंत होता है, मैं आपको शुरू में ही बताया हूं कि छोटी आंत का नाम केवल छोटी आंत है, होती बहुत बड़ी है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो लगभग 22 फीट होती है, 22 फीट लॉन्ग होती है ये छोटी आंत। तो इसमें पहला पद लिखिए, इसकी लंबाई लगभग 22 फीट होती है। तथा इसका निर्माण निम्नलिखित 3 भागों से होता है। निम्नलिखित 3 भागों से होता है। पहला ग्रहणी, यानी कि डिओडिनम। दूसरा मध्यांत्र, यानी कि जेजुनम। तीसरा शेषांत्र, यानी इलियम। ये 3 भागों से बनता है। अब हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए ग्रहणी, यानी कि डिओडिनम। भोजन का सर्वाधिक पाचन यहीं पर होता है, याद होगा आपको। तो लिखिए यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि यहां पर 2 प्रकार के रस, 2 प्रकार के रस। रस का मतलब ये मत समझिए श्रृंगार रस, करुण रस, ये सब मत, हास्य रस, हिंदी वाला रस नहीं है। ये जो रस है वो आपका जूस है, समझ रहे हैं, जूस। स्मृति पांडे जी गुड मॉर्निंग, नीतू पाल जी नमस्कार, सीमा शर्मा गुड मॉर्निंग, राकेश कुमार नमस्कार भाई साहब, सत्यम पांडे जी आपको भी गुड मॉर्निंग।
मोनूपाल गुड मॉर्निंग, रोमा सिंह गुड मॉर्निंग, प्रतिभा सिंह गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आपने समझा कि ये भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर हो रहा है? ग्रहणी में हो रहा है। और ये जो ग्रहणी होता है, यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन क्यों होता है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन मैंने आपको बताया कि ग्रहणी में भोजन को मतलब 2 प्रकार के रस पाए जाते हैं। पहला जो रस होता है शोभा पटेल जी ने लिखा है कि सर हमारे बचे कोर्स को कंप्लीट करा दीजिए प्लीज। आपका कौन सा सिलेबस बचा हुआ है आप कमेंट में बताइए। शोभा जी सबसे पहले आप कमेंट करिए कि आपका कोर्स क्या बचा हुआ है। पहले आप ये बताइए कि साइंस में आपका क्या बचा हुआ है, यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान में। किसी और सिलेबस की बात मत करिएगा, केवल और केवल बायोलॉजी की बात करिए कि आपका कौन सा बचा हुआ है, फिर मैं आपको बताता हूं। आपका जो सिलेबस है शुरू में ही मैं बता चुका हूं कि इस सिलेबस में आपका मानव शरीर है, तो मानव शरीर में आपका कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, और दूसरा है स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। इतने 2 सिलेबस में आप बताइए कि आपका कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको मैं पूरा करा दूंगा। किसी भी कमेंट को या कोई भी बात को करने से पहले सिलेबस देख करके बात करिए। अगर यही मैं आपको बायोलॉजी का पूरा सिलेबस पूरा कराने लगूं, यानी कि क्लासिफिकेशन, जंतुओं का वर्गीकरण, ये सारी चीजें कराने लगूं, तो आपको वहीं से बाउंस होने लगेगा और आप कमेंट में ये भी कहने लगोगे कि सर ये सिलेबस में नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मतलब टीचर को आप लोग मंदिर का घंटा समझ लेते हैं, जब मन करे तब बजा दीजिए। मतलब कोई तरीका है ये? आप जरा सोचिए कि मानव शरीर और हेल्थ साइंस यानी कि स्वास्थ्य एवं रोग में इसके अलावा आपका कौन सा टॉपिक बचा है। जेनेटिक्स की बात मत करिएगा। जेनेटिक्स ये मेरी मतलब विल पावर और मेरे लिए आपके ये वरदान है कि मैं जेनेटिक्स पढ़ा देता हूं आपको। जेनेटिक्स मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसलिए फिर भी सिलेबस में नहीं है। जेनेटिक्स सिलेबस में नहीं है इसकी भी बात मत करिएगा, क्योंकि आप लोग जब इतना प्रैक्टिकल सोच सकते हो तो मैं भी प्रैक्टिकल हो सकता हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको यह लगता है कि आपको सिलेबस ही केवल पूरा होना है तो ठीक है, फिर 2 चैप्टर आपका पूरा हो गया। मानव शरीर और हेल्थ साइंस में से कोई एक आध आर्टिकल आप बता दीजिए जो पूरा नहीं हुआ है, बस हो गया। तो कमेंट को करने से पहले बस ये नहीं हुआ कि सुबह सुबह पेट भी साफ नहीं हुआ, बस आए सीधा कमेंट कर दिए। मतलब रात भर वेट कर रहे थे कुछ 7 बजे बस सीधा कमेंट कर दें। सुबह की नित्य क्रियाएं कर लिया करिए, उसके बाद ऐसी चीजों को मन में लाया करिए। चलिए आते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। नहीं तो आप ही अभी ये कहोगे कि पढ़ा नहीं रहा है, बकैती झाड़ रहा है, डायलॉग मार रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। यहां पर कोई अमीर नहीं है, सब गरीब ही हैं। आज अगर मैं अमीर होता तो शायद आईपीएस की तैयारी कर रहा होता, आईएएस की तैयारी कर रहा होता, या डॉक्टर बन गया होता। तो ये गरीबी ही है कि सुबह जो है उठा हूं और आया हूं, पढ़ाया हूं। प्रॉब्लम सुबह उठने के बाद कितने प्रॉब्लम को फेस करना होता है आप नहीं जानते हो। पता चला वॉशरूम गया हूं, साथ में ब्रश भी कर रहा हूं। तो यहां पर वो सारी चीजें बताने का कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। अब बात आपके कमेंट का था, इसलिए मैंने वहां पर रिप्लाई कर दिया है। यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर 2 प्रकार के रस का मतलब ये श्रृंगार रस हिंदी वाला चीज मैटर यहां पर नहीं है। रस का मतलब है जूस की बात हो रही है। जूस पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। और डैश करके कौन कौन से रस पाए जाते हैं। पहला जो रस है वो है आपका अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। और दूसरा जो रस होता है उसे बोला जाता है पित्त रस, यानी कि बाइल जूस। इस साइंस में कभी कभी एग्जैक्टली होता क्या है कि आप किसी भी टॉपिक का नाम सुन करके उत्तर दे देते हैं और वो उत्तर सच में सही हो जाता है। और कभी कभी कुछ टॉपिक का नाम सुन करके अगर आपने उत्तर दे दिया तो वो उत्तर गलत भी हो जाता है। ये साइंस का मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दोष है। जैसे छोटी आंत का आपने नाम सुना, पता चला कोई छोटी आंत के बारे में कभी नहीं जानता था और अचानक उसको बताया गया बेटा ये छोटी आंत है, छोटी आंत। तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या है, छोटा होगा इसलिए वो छोटी आंत है, लेकिन सच में वो क्या है, बड़ा है। ऐसे ही देखिए यहां पर ये है अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। नाम को सुन करके लग रहा है कि इसका निर्माण कहां पर होगा, तो इसका निर्माण कहां पर होगा, अग्नाशय में होगा। अग्नाशयी रस का निर्माण कहां पर होगा, अग्नाशय में। पित्त रस, पित्त रस का नाम सुनकर के लग रहा है कि इसका निर्माण कहां पर होगा, पित्ताशय में होगा। पित्ताशय में। अभी शांत रहिएगा, ध्यान से देखिए। अग्नाशयी रस का निर्माण अग्नाशय में, पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में। ये नाम को सुन करके लग रहा है। पहला वाला आर्टिकल सही है, अग्नाशय रस का निर्माण सच में अग्नाशय में होता है, लेकिन पित्त रस का निर्माण सच में पित्ताशय में नहीं होता। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, लीवर में, यानी कि यकृत में होता है। तो देखिए यहां पर ये पॉइंट मतलब इतना बार एग्जाम में आ चुका है कि लोगों को एकदम याद हो चुका है कि पित्त रस के बारे में भले ही कुछ और ना जानते हो, लेकिन बस उनके पेट में ये भरा है कि पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। बस एग्जाम में ये सवाल पूछ ले कि पित्त रस का निर्माण कहां हो रहा है, बस लीवर निकाल कर रख देंगे, उल्टी कर देंगे लीवर के नाम पर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है और अग्नाशयी रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। दूसरी चीज जो नाउअडेज वर्तमान समय में यहां से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है इन दोनों रस से, इन दोनों रस के बारे में सवाल पूछा जाता है कि अग्नाशयी रस का अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, पित्त रस अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो ये जो अग्नाशयी रस और पित्त रस होता है ना, ये दोनों क्षारीय होता है, बेसिक होता है, दोनों क्षारीय होता है। अब क्यों क्षारीय होता है, उसका रीजन ये है कि आमाशय में क्या था, याद करिए आमाशय में क्या था, अम्ल था, और आमाशय में पूरा जो भोजन है वो अम्लीय हो चुका है। प्रोटीन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन वहीं पर पचेगा जहां पर एसिड होगा। आमाशय में एसिड था, इसलिए प्रोटीन का पचन वहां पर हुआ है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, फैट को पचाने के लिए क्षारीय माध्यम का होना जरूरी होता है। इसलिए अग्नाशयी रस और पित्त रस भोजन को क्या बना देते हैं, क्षारीय बना देते हैं, ताकि कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी पाचन आसानी से हो सके। समझ में आ रहा है। अब ये जो अग्नाशयी रस होता है, इस अग्नाशयी रस का निर्माण अग्नाशय में होता है और इसी में भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम पाए जाते हैं। भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम जो होते हैं वो अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। मैंने आपको फिगर भी बना करके समझाया था ना, जैसे ये है ग्रहणी। ग्रहणी जो होता है ना वो सी के आकार का होता है, सी।
और इसी ग्रहणी के बगल में ऐसे अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है। और ये जो पैंक्रियाज होता है ये भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम का निर्माण करता है और यहां से बना करके भेज देता है यहां पर। और यही कारण है कि ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो ग्रहणी में होता है। समझ पा रहे हैं? अब आते हैं, हेडिंग बना लीजिए अग्नाशयी रस के बारे में। अग्नाशयी रस के बारे में, पैंक्रियाटिक जूस इंग्लिश में इसे बोला जाता है। और इसमें लिखिए फिर से आपने कमेंट किया है कि सर साइंस की बात नहीं हो रही। मैं साइंस पढ़ा रहा हूं तो मैं साइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। किसी और भी चीज के लिए आप कोचिंग के नंबर पर कॉल करके बात करिए या उस रिलेटेड सब्जेक्ट के टीचर के वीडियोस पर कमेंट करिए। बाय द वे, अब मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि मैं नाराज होकर के किसी को चुप करवा दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि जब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया हुआ है तो मैं क्यों इन सब चीज़ों को सुनूं, मैं क्यों तनाव लूं इन सब चीज़ों को लेकर के। मैं आपके सिलेबस को अभी भी, ये जो लाइव क्लास चल रही है इसकी भी गारंटीड कि पूरा एग्जैक्टली बहुत जल्दी पूरा कराऊंगा। 2-3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको पढ़ाने में टाइम लगा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। इससे भी ज्यादा टाइम आपको लगेगा जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा, वहां पर भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो 2-3-4 चैप्टर, खासकर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, हार्मोन वाला चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ाने में 8-9 लेक्चर लग जाते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है, इसलिए चीजों को नॉर्मली लेकर के मैं चल रहा हूं। बाद में क्या करूंगा, जब और भी चैप्टर्स आएंगे तो उसमें मैं, अभी तो मैं इसको लिखाने में मेरा टाइम जा रहा है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे ही बोल करके पढ़ा सकता हूं, इसको मैं लिखाऊं ना। 3-4 घंटे मुझे लगता है इसमें ज्यादा लग गए, केवल जो मैं लिख रहा हूं साथ में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मैं आपकी तरह, जैसे आप लिख रहे होंगे वैसे मैं भी लिख रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करिए। और बाकी आप स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को रखिए, लेकिन कोचिंग में फोन कर लीजिए, कोचिंग में फोन कर लीजिए, या मैं आपके कमेंट को दिखा दूंगा आज कि भाई ये बात करो क्या सिस्टम है। ठीक है, रिलैक्स रहिए, क्लास पर कंसंट्रेट करिए। ये देखिए अग्नाशयी रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस, इस पर बात करते हैं। एक पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं कि अग्नाशयी रस का निर्माण कहां पर होता है, अग्नाशय में होता है। अब यहां पर अग्नाशयी रस में भोजन को पचाने वाले लगभग सभी एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट यह है कि इसमें भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम पाए जाते हैं। जो इस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं, जो इस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं। डैश करके किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं वो लोग ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट सीरीज में पर पढ़ेंगे। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और फिर मैं पेज को चेंज करूंगा। सीमा श्रीवास्तव जी ने आपने लिखा है कि सर ऑफलाइन में आप 3 टाइप बताया है इंटेस्टाइनल जूस। वेरी गुड, इंटेस्टाइनल जूस भी होता है जो यहां पर भोजन के पाचन में इन्वॉल्व होता है। इंटेस्टाइनल जूस भी है जो यहां पर भोजन को पचाने में इन्वॉल्व होता है। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो यहां पर 2 रस ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं भोजन को पचाने के लिए। जैसे मैं इंटेस्टाइनल जूस का जो एंजाइम होता है, खासकर इंटेस्टाइनल जूस से 3 प्रकार के एंजाइम, एक का नाम होता है माल्टेज, सुक्रेज, एक का नाम होता है लैक्टेज। तो ये सारे एंजाइम को मैं इसी में कंसीडर कर दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट, यानी कि अग्नाशयी रस में भोजन को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं या फिर किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं। पाचन का मतलब अपने दिमाग में ये बिल्कुल सेट रखिएगा कि पाचन का मतलब ही होता है भोज्य पदार्थों का विखंडन करना, ब्रेकडाउन करना। बड़ा भोजन है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। तो देखिए पहला हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट की कई वैरायटीज होती हैं, कई टाइप्स होते हैं। जैसे पहला है इसमें स्टार्च। इस स्टार्च को पचाता है एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, किसी भी एंजाइम का जो नामकरण किया जाता है, एकदम टेक्निकली समझिए, किसी भी एंजाइम का जो नामकरण किया जाता है उसके लास्ट में एज लगा करके किया जाता है। एमाइलेज, जैसे लाइपेज, जैसे काइनेज, जैसे आपका माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो इस टाइप की होती हैं जो एंजाइम के लास्ट में एज लगा देते हैं। एंडोन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज, गायरेज, समझ रहे हैं, कार्बोक्सिलेज। तो इस टाइप के एंजाइम के लास्ट में एज लगा करके एंजाइम का नामकरण करने के लिए लास्ट में एज लगता ही है। लेकिन प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को छोड़ करके अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो शायद प्रोटीन को पचाने, जैसे सवाल अगर पूछा जाए कि एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो आपको मैंने बता दिया स्टार्च का। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो अभी मैं बताऊंगा कि फैट को डाइजेस्ट करता है, वसा का पाचन करता है। लेकिन जैसे पूछ ले पेप्सिन एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन अभी आने वाला है, ट्रिप्सिन। फिर अगर आपसे पूछ ले रेनिन एंजाइम, ये सब किसका पाचन करते हैं, तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन ये सब प्रोटीन को पचाते हैं। सभी एंजाइम के लास्ट में एज लगा होता है, लेकिन प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को छोड़ करके, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को छोड़ करके, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन थोड़ा देर तक पढ़िए, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन में लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है ना। तो प्रोटीन जितने भी एंजाइम है जिसके लास्ट में इन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन को छोड़कर, टाइलिन अपवाद है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, तो प्रोटीन, तो ये लास्ट में इन आ रहा है, तो ये तीनों किसको पचाते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं। ये ट्रिक है, या चीजों को समझने का एक तरीका है। तो ऐसी चीजों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखिए स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज में पचा देता है, माल्टोज। अब देखिए ये जो माल्टोज है, स्टार्च जो है ना वो पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब ऐसा सुगर या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कई सुगर के यूनिट हो। पॉली का मतलब होता है मेनी, कई, इसमें सुगर के कई यूनिट होते हैं। और एमाइलेज एंजाइम उस सारे यूनिट को अलग करता है, यानी कि स्टार्च को जो माल्टोज में पचा देता है, तो माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। अब ये और इससे अगर हम चाहें तो और पचा दें, और इस माल्टोज को हम लोग मोनोसैकेराइड में भी विखंडित कर सकते हैं। तो ये देखिए माल्टोज
माल्टोज को पचाता है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम, और इसे पचा करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के दो अणुओं में विखंडित कर देता है। ग्लूकोज के दो अणुओं में। अब देखिए ये स्टार्च, इस स्टार्च पौधे से हम लोग भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? स्टार्च के रूप में प्राप्त करते हैं। तो जब हमने इस स्टार्च को ग्रहण किया तो पहले हमने इसको माल्टोज में पचाया और फिर इस माल्टोज को मोनोसैकराइड यानी कि ग्लूकोज में पचा दिया। अब देखिए हमने इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में पचा दिया, अब हमारा शरीर इस ग्लूकोज को यूज कर लेगा। अभी तक हमारा शरीर स्टार्च को यूज नहीं कर पा रहा था, तो इसने माल्टोज में पहले पचाया, फिर माल्टोज को ग्लूकोज में पचा करके अब हमारा शरीर इस ग्लूकोज को क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। तीसरा है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ये गन्ने में पाया जाता है, इसलिए इसे केन सुगर भी कहा जाता है या सुगर केन भी कहा जाता है। और इस सुक्रोज को पचाता है सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम, और इसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में अच्छा डालता है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो होता है ये सबसे मीठा सुगर होता है। सबसे मीठा सुगर होता है कौन? फ्रक्टोज। शहद में ज्यादा पाया जाता है, शहद में। और इस फ्रक्टोज को फ्रूट सुगर, फलों की शर्करा भी कहा जाता है। अभी लास्ट में मैं ये सारी एडिशनल जानकारी को लिखा दूंगा, चूंकि बुक की जगह नहीं बचेगा, इस चलिए यहीं पर बाद में ही लिखते हैं। चौथा है आपका लैक्टोज। लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है, इसलिए इसे मिल्क सुगर कहा जाता है। मिल्क सुगर, ये सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसे पचाता है कौन? लैक्टेज एंजाइम। और लैक्टेज एंजाइम इसका पाचन करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों ये था कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ये है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज ये है। नेक्स्ट पेज देखिए, यहां पर दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन को हमें छोटी आंत में कितना पचाना है? 30%, क्योंकि 70% हमने कहां पर पचा दिया था? आमाशय में पचा दिया था। और देखिए यहां पर सभी एंजाइम के लास्ट में अभी आपने यहां पर देखा था एज लगा था ना, ये एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा सा देखें तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम के लास्ट में क्या लगा होगा? इन लगा होगा, इन, क्योंकि प्रोटीन है लास्ट में। अब देखिए यहां पर छोटी आंत में प्रोटीन को पचाता है कौन? एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन, देखिए इन आ गया लास्ट में। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करके उसे पॉलीपेप्टाइड प्लस पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तो आपसे देखिए सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल अगर पूछा जाए कि आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है, तो आमाशय में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है, कौन करता है? पेप्सिन और रेनिन करता है। पेप्सिन और रेनिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत में प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम। ये पॉइंट्स जो हैं वो एकदम आप याद रखिएगा।
आमाशय में पेप्सिन और रेनिन, छोटी आंत में ट्रिप्सिन करता है। चीजों को एकदम क्लियरली समझने का प्रयास करिए। आमाशय में प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन और रेनिन, छोटी आंत में प्रोटीन को पचाता है कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में यह भी बताया था ना कि प्रोटीन का पाचन हमें करना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमें करना है, फैट का पाचन हमें करना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आसानी से हो गया, प्रोटीन का पाचन आसानी से हो गया, लेकिन फैट का पाचन कैसे होता है? प्रोटीन का पाचन आसानी से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होती हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन वसा जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता, वसा जल में अघुलनशील होता है। घी है, तेल है, मक्खन है, ये सब जल में अघुलनशील होते हैं। इसलिए वसा का जो पाचन होता है, वसा का जो पाचन होता है वो इतना सरल नहीं होता जितना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होता है। वसा को पचाने के लिए पहले हमें वसा को जल में घुलनशील बनाना पड़ता है, तब वसा का पाचन होता है। तो तीसरा हेडिंग आप बना लीजिए, फैट यानी कि वसा। वसा जल में घुलनशील नहीं होता। तो ये देखिए, वसा, फैट, ये क्या है? इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। पहले हमें सॉल्युबल बनाना है, तो सॉल्युबल कौन बनाएगा? बाइल जूस यानी कि पित्तरस। पित्तरस इस वसा को जल में घुलनशील बनाता है, और जब ये वसा को जल में घुलनशील बना देता है तो उस वसा को बोला जाता है एमल्सिफाइड फैट या पायसीकृत वसा। हिंदी में बोला जाता है पायसीकृत वसा, और ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। और जब ये जल में घुलनशील हो गया तो अब इसका पाचन करेगा कौन? एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम इस वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पचा डालता है। इस तरीके से वसा का पाचन कहां पर हुआ? छोटी आंत में हुआ है। छोटी आंत में वसा का पाचन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यहां पर आपने देखा कि वसा का पाचन भी हो गया, प्रोटीन का पाचन भी हो गया और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि अब मैं कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको देने चल रहा हूं, उसके बारे में विचार करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पेज में कुछ एडिशनल जानकारी देखिए, जैसे आप उसको नोट में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप फ्रक्टोज के बारे में सुनिए। ये जो फ्रक्टोज होता है, ये सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ है, या सबसे मीठा शुगर है, शर्करा है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। इसे फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा भी कहा जाता है। और शहद में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शहद में ये प्रचुर, इतने 4 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में।
सबसे मीठा शुगर कौन है? फ्रक्टोज। सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ कौन है? फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? शहद में। यह समझ में आया? अब जब आपने ये समझा है तो एक है सैक्रिन। सैक्रिन एक पदार्थ है, लेकिन ये जो सैक्रिन होता है ये सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ है। कृत्रिम पदार्थ है और ये फ्रक्टोज की तुलना में लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। कौन? सैक्रिन। सैक्रिन जो होता है वो फ्रक्टोज की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है। लेकिन ये जो सैक्रिन होता है ये शुगर फ्री होता है, शुगर नहीं पाया जाता, शर्करा से मुक्त होता है। तो एग्जामिनर यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछता है। सवाल पूछ लेगा कि सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है? सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन में आपको फ्रक्टोज भी दे देगा और सैक्रिन भी दे देगा। तब आपका अगर एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, सीधा तब उत्तर आपका सैक्रिन सही होगा। याद रखेगा, सैक्रिन। सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है? सैक्रिन। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ फ्रक्टोज हो गया। देखिए, सबसे मीठा प्राकृतिक पदार्थ फ्रक्टोज। और अगर पूछ ले कि सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ कौन सा है, तो सैक्रिन। अब देखिए, एक रोग होता है, उस रोग का नाम है डायबिटीज मिलिटस। ये रोग है और ये जो डायबिटीज मिलिटस होता है, ये इसी को आप लोग शुगर बोलते हैं। शुगर कहते हैं फलाने को शुगर हो गया है, फलाने को शुगर हो गया है। किसी को अगर बीमारी हो जाए पड़ोसी को, तो बड़ा खुशी मिलता है कि बहुत सही है, फंस गया है अब। तो ऐसा गांव देहात में ज्यादातर होता है, शहर में तो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और शुगर एक ऐसा नॉर्मल डिजीज है कि लगभग सभी लोगों को हो ही जाता है। और अगर किसी को शुगर हो गया तो डॉक्टर उसको मीठा खाने से मना कर देता है। शुगर क्यों हो गया? यानी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई थी तब शुगर हुआ। और इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर जब शुगर हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि ऑलरेडी आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है, यानी कि मीठा पदार्थ ऑलरेडी आपके ब्लड में ज्यादा है, तो क्या करोगे और ज्यादा मीठा खा करके? इसलिए मीठा मत खाओ। ऐसे रोगी जो होते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उन बेचारों को बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये झेलनी पड़ती है, पता चला कहीं रिलेशन में है तो उनको अलग से चाय बनाना, और उसमें लोग उसको गाली भी देते होंगे कि आ गया है, अब इसको अलग से चाय बनाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए सैक्रिन जो है वो वरदान साबित होता है। सैक्रिन, क्योंकि सैक्रिन क्या है? मीठा है। सैक्रिन मीठा है लेकिन शुगर फ्री है, शुगर नहीं है। तो सैक्रिन के आने से इस बेचारे को फायदा ये हो गया कि ये लो सैक्रिन खा लो, और सैक्रिन खाने से तुम्हें मीठा स्वाद भी मिल जाएगा और तुम्हारा शुगर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सैक्रिन में शुगर नहीं होता। इसलिए मधुमेह रोग के रोगियों को सैक्रिन खाने की सलाह दी जाती है। सैक्रिन खाने की सलाह दी जाती है ताकि उसे मीठा स्वाद भी मिल जाए और उसका जो है शुगर लेवल भी ना बढ़े, शुगर लेवल क्या रहे? मेंटेन रहे। तो समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज को चेंज करने चल रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज ये है, देखिए, ये दूध में मैंने आपको दो चीजें बताई। मैंने आपको दूध में बताया कि शुगर भी पाया जाता है, और फिर मैंने आपको बताया कि दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है।
तो दूध में शुगर कौन सा पाया जाता है? अगर बात करें तो दूध में शुगर पाया जाता है लैक्टोज, याद रखिएगा लैक्टोज ये शुगर है। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया क्या, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं कि लैक्टोज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते रहते हैं कि ये जो लैक्टोज होता है वो दूध में पाया जाता है, बस इतना, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, बस पेट में भरा हुआ है, एग्जाम में बस उनको उल्टी करना है। दूध में लैक्टोज, दूध में लैक्टोज याद किए हुए हैं। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज। अब एग्जामिनर ने पूछा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एग्जामिनर ने पूछा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वहां पर लगा दिए लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन में लैक्टोज जरूर मिलेगा, केसिन भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो याद किए थे क्या, लैक्टोज भरा हुआ है पेट में, तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है और वो लैक्टोज शुगर है, प्रोटीन नहीं, याद रखिए लैक्टोज शुगर है। और प्रोटीन कौन है? केसिन प्रोटीन। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दूध में कौन सा शुगर, तब लिखिए लैक्टोज। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए दूध में कौन सा प्रोटीन, तब लिखिए केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। और इस लैक्टोज के कारण दूध का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, दूध का स्वाद मीठा। और केसिन के कारण दूध का रंग जो होता है वो सफेद होता है, सफेद, व्हाइट कलर होता है। अभी कमेंट में कोई करेगा कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो पहले ही मैं बता दूं कि पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। तो ये समझ में आया होगा। और 7:50 हो चुका है, बस क्लास को यहीं पर मैं रोकूंगा, थोड़ा आपका कमेंट ले लेता हूं। यानी कि आपको मैंने ग्रहणी में भोजन का, अच्छा चलिए कल ही बताते हैं। कल मैं पित्त रस के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी भी दूंगा। पित्त रस क्यों वसा को जल में घुलनशील बनाता है, यानी कि पित्त रस के पास ही ऐसा क्या है जो वसा को जल में घुलनशील बना सकता है, और वसा को जल में घुलनशील कैसे बनाता है पित्त रस, ये सारी जानकारी कल मिलेगा। कल तो देख लेते हैं आपके कमेंट्स को। क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं। श्वेता आर्या गुड मॉर्निंग, ऋषभ द्विवेदी गुड मॉर्निंग, कंचन जी गुड मॉर्निंग, श्रद्धा तिवारी जी गुड मॉर्निंग, वंदना गंगवार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं श्रद्धा तिवारी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, थैंक यू सो मच। शिवी जी सर मैं भी गृहिणी हूं, वेरी गुड, अच्छी बात है, अब टीचर भी बन जाएंगे आप, परेशान मत होइए, और फिर पैसा कमाइएगा, धांधली करिएगा। श्रद्धा तिवारी जी, श्रद्धा तिवारी जी कहाँ कुछ बचा है सर, अभी तो शुरू किए हैं, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा मतलब मैं नहीं समझ पाया। सुमित कुमार मौर्य सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके तरफ बहुत थैंक यू सो मच भाई। ओके मंदिर का समझ गया मैं। आप सर आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। इशरत सर आप खुद ही सीक्वेंस से पढ़ाते हैं, थैंक्स भाई सर आप, ओके थैंक यू। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। वंदना तिवारी गुड मॉर्निंग। प्रवीण गुप्ता सर पढ़ाते आप, कहने दो सबको, ठीक है पढ़ाता रहूंगा। अंकित भाई हम लोगों का कमेंट क्यों नहीं दिखता है, दिख गया आपका कमेंट, थैंक्स भाई कमेंट करने के लिए। एक बार और कमेंट कर दीजिएगा क्लास कैसी लगी, सब लोग कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। अब कभी कभी इसमें कई पैनल हैं, तो पता चला कोई एक बैच का मैंने खोला तो दूसरा बैच नहीं खुलता है, तो लोग उस पर कमेंट, और कभी कभी क्या होता है कि कमेंट मैंने देखा
तो लड़कियों के ही कमेंट पहले दिखने लगते हैं। तो उसमें मैंने रिप्लाई उनके कमेंट को पढ़ लिया, तो लड़का सोचता है लड़कियों के ही कमेंट को देखता है, लड़कों को नहीं देखता। इसलिए लगातार जो है लड़के भी कमेंट करते रहेंगे तो उनके भी कमेंट को मैं देखता रहूंगा। भाई टीचर हूं, मंदिर का घंटा तो समझ ही चुके हैं आप, जब मन करिए तब बजा दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कौन सी बैच है, सुपर टेट। आपके कमेंट को पढ़ने के लिए ही 10 मिनट पहले क्लास छोड़ा हो तो कमेंट तो आज जरूर पढ़ूंगा मैं। फिरदौस रजा हमारा कमेंट देखे, दिख गया भाई। मीनाक्षी मेरा भी मैसेज नहीं सीन हो रहा, मैसेज सीन हो रहा है। शिखा जी फाड़ू, थैंक्स, थैंक यू सो मच। अभिजीत, मीनाक्षी, फिरदौस, संदीप कुमार, सीमा श्रीवास्तव, मीनाक्षी, अंजलि, शिखा, संजू, रूप, चारू, हेमलता, सीमा जी, के कमेंट। कोई ऐसा है जिसका, सोहा पटेल, आपका कमेंट तो मैंने पहले ही लिया। अंजलि माहौर, हम बहुत गरीब हैं, कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठे किए हैं। मैंने इस कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, हमारे पास फालतू पैसा नहीं है और ना ही इतना फालतू टाइम है। क्या बात है। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितना हमारा कोर्स बचा है उसे जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वेरी गुड, कोर्स आपके पूरा हो जाएंगे, रिलैक्स रहिए। मैं आपके इस मैसेज को आज दिखा दूंगा कि भाई जो जो टीचर अपना कोर्स पूरा नहीं किया है वो जल्दी से पूरा कर ले, और आपकी तरफ से मैं हाथ जोड़ करके उनसे विनम्र निवेदन करूंगा। परेशान मत होइए अंजलि जी, आपके साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होगा तो क्रांति हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा मजाकिया टाइप का हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूं तो मैं नाराज हो गया। मैं नाराज तो कभी होता ही नहीं, चाहे जो हो जाए। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, मैं विश्व का अवतार हूं, परेशान मत होइए आप। राकेश कुमार जी ने लिखा, सर आप फिर मुस्कुराइए सर, अच्छा लगा। थैंक्स भाई। निशा सिंह, आपका कमेंट दिख गया, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपके कमेंट को रखूंगा, परेशान मत होइए। कमेंट करके फिर से बोल दीजिएगा कैसा लगा क्लास आपको। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बता दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। राकेश कुमार जी, सर जी मेरा कमेंट जा रहा है क्या? बिल्कुल मेरे पास आ गया है, आपका कमेंट एकदम मेरे पास आ गया है, मेरे हृदय के गलियारों में गूंज रहा है आपका कमेंट। हिंदी की क्लास बगल में चल रही होगी, सुनाई दे रहा होगा, सर गरज रहे होंगे। विपुल द्विवेदी, हम लड़कवन के कमेंट नहीं दिखात बका, दिखात बा भाई। दिवाकर प्रताप सिंह, सर क्लास के टाइम जब नींद आने लगती है तो ये एक पैर पर खड़े होकर के पढ़ने लगते हैं ताकि इनको नींद ना आए। वेरी गुड। मैं लोरी सुनाता हूं तो नींद तो आएगी ही आपको। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए मैम आ चुकी हैं तो मैम का स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।